जय हिंद साथियों। भारत के संविधान से एक और उपयोगी टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना। यानी जितने क्वेश्चन प्रस्तावना से आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी बनेंगे वो आज की वीडियो के जरिए आप लोगों को पूरी तरीके से कवर करा दिए जाएंगे। क्वेश्चनों का मोड रहेगा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी टाइप प्लस थ्योरी बेस्ड। यानी आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाएगा। तो आज की वीडियो यदि आप लोग पूरी देखते हैं अंत तक तो प्रस्तावना से कभी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए, प्रस्तावना को आप लोग देखेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को कहीं कहीं आप लोग उद्देशिका भी लिखा हुआ देखेंगे। उद्देशिका का मतलब क्या है? उद्देशिका का मतलब आप लोग ये चीज़ समझिए, जो पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। कब पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो वहीं से आप लोगों को समझना है, जो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, जो उद्देश्य संकल्प था, जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसे ही भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के अनुसार, क्योंकि प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976, जिसके द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका इस प्रकार है। ये संशोधन जो हुआ था उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 है ना, ये जो 26 नवंबर 1949 है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे जो लैंग्वेज है आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना, आत्मा अर्पित करते हैं, आत्मार्पित याद रखो करते हैं, है ना। अच्छा, आप लोगों से ये पूछ सकता है कि संविधान को क्या कहा जाता है, या संविधान को तो आपको पता है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्त संविधान की कुंजी कहा जाता है, याद रखना, यानी कि चाबी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, ये याद रखना है, कुंजी, ठीक है भैया। अच्छा, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं मानी जाती है। देखिए, सबसे आरंभ में आती है प्रस्तावना, और आरंभ में आते हुए भी इसे कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं माना जाता है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, आप लोगों से पूछेगा और थोड़ा सा इसमें आगे मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता के चलता हूँ, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन सा है? भारत के लोग ही है, भारत के लोग, याद रखना, भारत के लोग, ये चीज़ भी पूछ सकता है, ठीक है भैया। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता की उद्घोषणा करते हैं, ठीक है।
आप लोगों से पूछ सकता है कि क्या प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखना, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि नहीं किया जा सकता। यह निर्णय लिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय के अनुसार। ये बात कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। कौन सा था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के निर्णय में ये घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार कोई या सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते, है ना। लेकिन थोड़ा सा आगे इसमें हुआ और क्या कंडीशन घटी, बेरुवाड़ी यूनियनवाद आया 1960 में। मतलब जो वेरुवाड़ी यूनियनवाद था ये 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ये बोला गया था वेरुवाड़ी वाद 1960 में, कि जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, संविधान की भाषा में कोई डाउटफुल हो, संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधि या विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो बेरुवाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को किसका? संविधान का अंग नहीं माना है। तो आपसे पूछ सकता है किस वाद में नहीं माना संविधान का अंग? वेरुवाड़ी, ठीक है ना, याद रखना, वेरुवाड़ी 1960, ये याद रखना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, यही वाद भी आया था, केशवानंद बनाम या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। बेरुवाड़ी में मना किया गया, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका अर्थात संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर तैयार किया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। याद रखना, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। संसद संविधान का मूल ढांचा या जो संसद है संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और ज़्यादा मजबूतीकरण के साथ में स्पष्ट होगा। बाद बाकी कोई वैसा मतलब छोटा मोटा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान और प्रस्तावना की गरिमा को घटाए, ऐसा संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, यूपीएससी में पूछा गया कि भाई आप लोग बताइए जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, एकमात्र संशोधन हुआ 42वां नंबर तो संविधान में था, लेकिन प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। और इस प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था इस 1976 के संशोधन के अनुसार आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। कौन कौन सा? समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, है ना, निरपेक्ष याद रखना, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक है। दूसरा राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे, है ना भाई, याद रखना ये चीज। भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये शामिल है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की जो कि आर्टिकल 19 में है, विचार की अभिव्यक्ति, ठीक है ना, विचार की अभिव्यक्ति है, विश्वास की, धर्म और उपासना की, एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना, व्यापक संविधान है। ये जो संविधान है ये अंशतः कठोर, है ना, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, याद रखना। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से धारण की गई थी? तो फ्रांस से धारण की गई थी। फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, याद रखना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। आपसे पूछ सकता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, याद रखना, ये चीज पूछ सकता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है।
तो शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, भारत का संविधान भारत की जनता से। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संविधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव, यानी कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत के संविधान में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भैया, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया। तो आपसे पूछ सकता है किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो याद रखिएगा संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया, है ना, याद रखिएगा। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा देता हूं, ठीक है भैया। चलिए, भारत के संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या यानी कि संज्ञा दी गई है। तो जितना मैंने आप लोगों को थ्योरी बेस्ड पढ़ाया है उससे बेटर आप लोगों को मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चनों में। तो फटाफट से हम लोग इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना भाई। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष पेश किया और संविधान सभा ने उसे पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका। तो भारत के संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की प्रस्तावना दी गई है, सॉरी आत्मा की आख्या यानी परिभाषा दी गई है, तो प्रस्तावना को ये बात बोली गई है। ठीक है भैया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो किसे बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को बनाने में, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा निर्णय इस पे जो है वो लिया गया था, ध्यान दिया गया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, आप लोग बताइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तो हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, तो डी विकल्प राइट हो गया। आगे बढ़िए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्या है गणतंत्र का असली मतलब, किस लिए गणतंत्र कहा जाता है भारत को, क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित नहीं यानी वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि जो प्रशासन का नायक होगा उसका चुनाव होगा निर्धारित अवधि के लिए ही, यहाँ कोई भी कैंडिडेट जो भारत का संचालक है वो बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है ना। वंशानुगत शासन जैसे कि आपको पता होगा ब्रिटिश इंग्लैंड में होता है, यानी कि अगर आप शासन के उच्च अधिकारी हैं या आप लोग पीएम हैं सीएम हैं तो आपका बेटा ही पीएम रहेगा, इस प्रकार वाली कंडीशन। भारत एक है, तो भारत एक क्या है बताइए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, भारत किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता, एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, धर्मनिरपेक्ष ना मतलब राष्ट्र है भारत, याद रखना, है ना। किसी एक धर्म का यहाँ सपोर्ट नहीं है, सभी धर्म को समान चलते हैं, है ना, सभी धर्म को समान लेके चलते हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, यानी राज्य सरकार किसी एक विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करेगी, यानी कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दे देगी, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे देगी, क्रिश्चियन को बढ़ावा दे देगी, नहीं जी। ये यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता भारत, इसलिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे आइए, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, गणतंत्र होता है राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, यानी कि जो अध्यक्ष है ना राज्य का वो वहां पे वंशानुगत ना हो। गणतंत्र का मतलब ही ये होता है। आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है, टीसी एग्जाम, सीए एग्जाम 2006 में। आगे आइए, निम्नलिखित में से वह कौन से शब्द हैं जिनका समावेश
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में किया गया था, पहली बार संशोधन किया गया था। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अब यहाँ पंथ निरपेक्ष तो आपको मिलेगा नहीं, तो समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जितना थ्योरी में मैंने आप लोगों को लूसेंट से समझाया उससे ज़्यादा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये इसका बिल्कुल जाहिर सी बात है, सीधा अर्थ है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में शामिल नहीं है? समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण उसमें शामिल नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एमपीएससी 2004 के एग्जाम में आया था। आगे आइए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है दोस्त? कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना होता है। देखिए, अच्छे के लिए तो सभी करते हैं, जिसकी जो मतलब स्थिति अच्छी है उसके लिए सब करते हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य वह होता है जो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है भारत को गणराज्य मुख्य रूप से? क्योंकि राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है ना, राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो गणतंत्र का मतलब ही होता है जहां पे वंशानुगत शासन ना हो, याद रखो, ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना, कौन सा क्रम सही है तो जरा बताओ। वो है सार्वभौम, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्रम जो है वो सही है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, उसके बाद में समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, ये क्रम पूछा है तो क्रम ये सही है। आप लोग चाहो तो इसे चेक कर लेना, ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाओ। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्युलर, है ना। ये जो सेक्युलर शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो सेक्युलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ना, सभी को फ्रीडम दी गई है। तो ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त, क्लियर। अगले सवाल पे आ जाइए। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सवाल नंबर 17, जरा बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है? तो देखिए सही आंसर निकालते हैं। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही है। यह 44वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं, 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, इसके द्वारा नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि इसके द्वारा तो हटाई गई थी चीजें। ये 42वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, तो मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था ये, क्योंकि अगर होता तो फिर जोड़ते क्यों। तो 1 व 3 दोनों सही है, इसलिए बी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे आ जाइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे क्या अर्थ निकलता है? तो इससे जो अर्थ निकलता है, संविधान का निर्माण जो है वो भारत की जनता के द्वारा किया गया है। याद रखना, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो ये तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका अर्थ है ना, यानी कि भारत की जनता ने संविधान का निर्माण किया, इसका मतलब ये है, याद रखो। आगे आइए, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समाजवाद यानी कि सामाजिक तौर पे, है ना, न्याय दिलाना। तो समाजवाद का अर्थ होता है कोई भी मतलब समाजवाद नहीं करेगा, है ना, सामाजिक न्याय, याद रखना, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके अंतर्गत संविधान से ली गई है? यानी समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। मैं सर्वोत्तर आप लोगों को कराऊंगा संविधान के, आप लोगों चिंता मत करिएगा। तो समवर्ती सूची को कहां से? ऑस्ट्रेलिया का। राजधानी कहां है? कैनबरा, मुद्रा डॉलर है। आगे आइए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है या कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, याद रखना, है ना। और अगर पूछे बी आर अम्बेडकर के अनुसार,
है ना। बी आर अम्बेडकर के अनुसार, तो आप लोग मुझे बताइए, बी आर अम्बेडकर के अनुसार किसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। जल्दी से बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, है ना। ऑप्शंस यही चारों सामने रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो आपको पता है, इस चीज़ का बताने की जरूरत नहीं है, संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं मिलता। तो देखिए अमेरिकी क्रांति मिलता है 1776, फ्रांसीसी का मिलता है, चीन की क्रांति 1912 का नहीं मिलता, याद रखना ये चीज़ लिख लो आप लोग, 1912 चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं मिलता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत एक है आपको पता हो, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी, है ना। तो इससे पूछ रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार, तो देखिए मूल भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, मतलब लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है, याद रखना ये भारत है ना। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है ना, याद रखना ये मूल का, क्योंकि कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं जैसे कि समाजवाद जोड़ा गया था बाद में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे देखा जा सकता है, तो प्रस्तावना में देखा जा सकता है, ठीक है ना। लोकतंत्र के आदर्शों को इसमें प्रस्तावना में झलक दिखाई देती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, जरा बताइए कौन सा नहीं जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, एकता अखंडता जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, याद रखना गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। अगले सवाल पे आ जाइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, है ना। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष इत्यादि जैसे जो शब्द हैं वो 1976 में जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। 42वां संविधान संशोधन था और ये प्रस्तावना में पहला था। आगे देखिए, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो वो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारत के संविधान ने, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र, है ना, किस रूप में स्वीकारा गया है। लोकतंत्र को किस रूप में, राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, तो बिल्कुल सही है, और सामाजिक राजतंत्र, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च संता किस में निहित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च संस्था दोस्त जनता में निहित है, यानी कि आप में। आगे देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये कहाँ पे प्रावधान किया गया, प्रस्तावना में किया गया, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पे व्याख्या की गई है उनकी, बताइए फटाफट से, याद रखना। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इसकी रूपरेखा दी गई है ना। जो प्रस्तावना में शामिल की गई है इसकी रूपरेखा मूल अधिकार में मिलेगी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी और मूल कर्तव्यों में भी मिलेगी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है ना। प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को संविधान सभा के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो किस भाग में, जो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, इसी से आप लोग समझ जाइए कि प्रस्तावना में जगह दी गई है, उनको याद रखना, ए विकल्प सही है। और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। संविधान सभा की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, तो क्या चीज़ स्पष्ट नहीं होती, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती, बाद बाकी संविधान का स्रोत भी स्पष्ट होता है ना, शासन के ध्येयों का विवरण भी, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि भी स्पष्ट होती है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। तो 34 नंबर में सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। तो किन को, देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को घोषित करता है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इनको उद्घोषित नहीं करता, डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इससे भी।
आगे आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, यानी प्रस्तावना में कौन से नाम का उल्लेख किया गया है। भारत और इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम है, भारत और इंडिया। आगे आइए, भारतीय संविधान किसके अनुसार स्वीकृत है। जो भारत का संविधान है वो किसके अनुसार, तो याद रखना भारत की जनता के द्वारा, है ना, जनता के द्वारा स्वीकृत है। याद रखना ये चीज, संविधान सभा मत कर देना, क्योंकि स्वीकृत, स्वीकार किसने किया है, इन्होंने तो बनाया है, स्वीकार किया है भारत की जनता ने, याद रखना। आगे आइए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की जो संप्रभुता है, शक्ति है, वो किसमें, भारत की जनता में निहित है। यानी भारत की जनता जिसे चाहेगी नेता अध्यक्ष बनाएगी, जिसे चाहेगी उतार के फेंक देगी, है ना। तो संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में, याद रखना। आगे आइए, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत लेकिन लागू नहीं, क्योंकि लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अंगीकृत, अंगीकृत किया गया था, तो वो किया गया था, यानी अंगीकृत का मतलब पारित भी कह सकते हो। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों से पूछ सकता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आइए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से। और आपसे पूछ सकता है भारत के संविधान की अंतिम बैठक कब को हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बार मिली थी, अंतिम बैठक हुई थी। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन अंगीकार या इसी दिन आप लोग कह सकते पारित हुआ था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर मैं बात करूं लागत की, कि जो संविधान निर्माण में लागत आई थी वो कितनी आई थी, तो लिख लेना, वो आई थी 63,96,729 रुपया आई थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन कुल बहस चली थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, संविधान सभा यानी संविधान की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। जब ये पारित किया गया था तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी इसमें, याद रखिएगा ये चीज भी, ठीक है ना। वर्तमान समय में 465 से ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है ना, और 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आगे आइए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। लागू करने की डेट कौन सी थी, तो इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। और प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गणतंत्र का मतलब शासन का जो अध्यक्ष है उसका वंशानुगत ना होना है। आगे आइए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। किस वर्ष बना, 1950 में, क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था, याद रखना ये चीज। आगे बढ़िए, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार या प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है, कितनी बार, केवल एक बार किया गया है। कब, 1976 संविधान में संशोधन था 42वां, और 1976 में प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन था, जिसके थ्रू आपको पता होगा जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष आदि जो शब्द थे वो जोड़े गए थे। आगे आइए, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, अभी बताया था 1976 यानी कि 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रस्तावना दिखा देता हूं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज एदत द्वारा, कौन सी डेट थी, मैंने कराया था क्वेश्चन आप लोगों को, है ना, एदत द्वारा, डेट भी मैंने आप लोगों को बताई थी, डेट थी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ बी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, याद रखना ये चीज। आगे आइए, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती।
कौन सा क्या चीज़ उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? तो पूंजी की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती। सामाजिक न्याय का वादा करती है, राजनीतिक न्याय का वादा करती है, विचार की अभिव्यक्ति प्रदान करती है, लेकिन पूजा की समानता, पूंजी की समानता आदि का वायदा नहीं करती। आगे आइए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। बताइए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए, समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। 1, 2, 3, ए विकल्प आप लोग राइट कर दो इसके लिए, है ना, क्योंकि गणराज्य उसमें शामिल था पहले से, ये 3 नहीं थे उसमें शामिल, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा कथन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना। 49 नंबर सवाल, क्या पहली लाइन सही है? बिल्कुल सही है लाइन। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल न्याय योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो देखिए भाई, संशोधन के लिए बोला है कि संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन कानून के अनुसार होगा भाई, और छोटा मोटा ऐसा ही संशोधन होगा जो मजबूती प्रदान करे उद्देशिका को, है ना। गरिमा नहीं घटनी चाहिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ 1, 2 व 4 बातें बिल्कुल सही हैं, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल राइट बैठ जाएगी इसमें। आगे बैठिए अगले सवाल को करने के लिए जरा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन था 1976 का। पहली बार पंथ निरपेक्ष वाले जो शब्द थे, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, 3 शब्द थे, जरा बताइए वो 3 शब्द कौन कौन से थे? बताओगे आप लोग? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? उसे क्या नाम देते हैं? तो देखिए, याद रखना, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है, उसे नाम देते हैं प्रजातंत्र। याद रखना, आरआरबी एग्जाम 2008 के एग्जाम में भैया ये आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। भारतीय संविधान लागू हुआ था, रिपीट क्वेश्चन हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। आगे आइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? जरा बताइए कौन सा? लोकतांत्रिक नहीं, न्याय नहीं, समाजवाद जोड़ा गया था। याद रखना, समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसकी घोषणा की गई है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी बिल्कुल इस सवाल में सही हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी भारत किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। आगे आइए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो भारत को सर्वसत्ताधारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकारिक सूत्र कौन सा है? याद रखना, तो भारतीय संविधान का प्राधिकारिक सूत्र कौन सा है? तो वो है भारत के लोग, है ना, भारत के लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल का, और ये CAPF एग्जाम 2015 में पूछा गया था। ठीक है भैया, चलिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेल्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के अनुसार आप अपनी स्वतंत्रता कर सकते हो। शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में कौन कौन सी बातें सही हैं? यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत बात। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सही बात। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही बात। यह मूल प्रस्तावना में था, गलत बात। अगर मूल प्रस्तावना में होता तो जुड़ता ही क्यों? तो 1 व 2 बात यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि 1 व 3 बात, 1 व 3 बात, दो नहीं, 1 व 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है भैया, तो ये वीडियो आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों को संविधान से अगला टॉपिक भी कवर कराएंगे। डेली बेस आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक टॉपिक शाम 8:30 बजे कवर कराया जा रहा है। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।